ये वीडियो स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूं जिन बच्चों ने इस साल ड्रॉप लिया है। कैसे भाई साहब अपना आगे आने वाले 150 दिनों में कैसे बेस्ट टू बेस्ट करें कि आपका रिजल्ट जो निकल के आए, आपका जो आप जिस लायक हो उससे बेटर आप रिजल्ट वहां पे निकाल पाए। ये ऐसी चीज है कि एक ऐसा खेल बन चुका है जिस खेल में आपको लग रहा होता है कि आप जीत रहे हो, लेकिन कायदे में आप हार रहे होते हो, आपको पता ही नहीं होता कि आप हार रहे हो। मास्टर ने भाई साहब 50 सवाल लाके दिखा दिए, यहां पर पीपीटी पे क्वेश्चन पे लाके दिखा दिए। मास्टर सवाल कर रहा है, तुम हाथ पे हाथ बैठ के देख रहे हो, बोला हाँ भैया बहुत अच्छे, अरे फॉर्मूले में तो वैल्यू पुट करनी है, हाँ ठीक है ये तो करना है, तो मैं भी सोच रहा था। सवाल क्लास में कराया था तब तो याद था, जब मेन एग्जामिनेशन में गए तो भूल गए। आपको ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनेशन में कि भाई साहब ये सवाल तो मैं 10 बार करके आया हूं, ये नहीं लगना चाहिए कि ये सवाल मैं 10 बार देख के आया हूं। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत कीमती है। गिव अप नहीं करना है भाई साहब, टिके रहना है। इस सवाल का जवाब नहीं फाइंड आउट करोगे तब तक आप अपना बेस्ट नहीं कर पाओगे। और सवाल ये है, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और जेई 25 की प्रिपरेशन आप सब लोगों की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आप जहां भी हो, ऑफलाइन में हो, ऑनलाइन में हो, हिंदुस्तान के जिस कोने में हो, आई होप आप बिल्कुल फोकस्ड होके आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ये वीडियो स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूं जिन बच्चों ने इस साल ड्रॉप लिया है। यस, पहले क्लियर कर देता हूं, जिन बच्चों ने इस साल ड्रॉप लिया है, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेके आ रहा हूं कि कैसे भाई साहब अपना आगे आने वाले 150 दिनों में कैसे बेस्ट टू बेस्ट करें कि आपका रिजल्ट जो निकल के आए, आपका जो आप जिस लायक हो उससे बेटर आप रिजल्ट वहां पे निकाल पाए। दैट मींस यस, मैं बात करने वाला हूं कि अगले आने वाले जो 150 दिन है, क्योंकि 150 दिनों के बाद आपका जेईई मेंस का पेपर हो जाएगा, जाहिर सी बात है धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा और एडवांस में तो अभी 8 से 9 महीने का टाइम है। तो कैसे हम लोग बेस्ट करें कि अगले 3 से 4 महीने में और अगले 8 से 9 महीने में हम लोग पूरी की पूरी प्रिपरेशन शानदार तरीके से कर पाए। क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं मेरे भाई ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए, तो मैं सीधा ओपनली बात बोलूंगा, मैं आपको पिन नहीं करना चाहता, मैं आपके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन ये बात सच है कि जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं फाइंड आउट करोगे तब तक आप अपना बेस्ट नहीं कर पाओगे। और सवाल यह है, इस सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था आपका? 11th क्लास आपने पढ़ा, 12th क्लास आपने पढ़ा, आप में कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 11th 12th नहीं पढ़ा हो, जो गांव में हो, गांव के स्कूल में गए हो, उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी, उनके बारे में चलो ठीक है बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 11th क्लास बढ़िया से पढ़ा, 12th क्लास बढ़िया से पढ़ा, ऐसा उनको लगता है कि उन्होंने बढ़िया से पढ़ा और सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब हम 11th और 12th क्लास में होते हैं तब बुरा मानने वाली बात नहीं है, हमें अपनी हैसियत पता नहीं होती है। AIR 1 से कम बात ही नहीं करते। कुछ टाइम के बाद हमें तो भैया टॉप 100 के अंदर रैंक चाहिए होती है और हमें तो टॉप 1000 के अंदर रैंक चाहिए ही चाहिए होती है, उसके पीछे तो बात ही नहीं करते। जब पेपर देख के आते हैं तो फिर समझ में आता है भाई साहब 80 परसेंटाइल बड़ी मुश्किल से आ रही है, 90 परसेंटाइल बड़ी मुश्किल से आ रही है, 95 बड़ी मुश्किल से पूछी है और किसी की 95 पहुंची है तो पता चला 60,000 रैंक पे लेके आ रहा है वो। फिर समझ में आता भाई साहब मैं कौन सी दुनिया में जी रहा था और रियलिटी क्या है, और मैं कौन सी वर्चुअल लाइफ में जीता रहा और रियलिटी क्या है। ये मेरी बातें वो बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जिन बच्चों ने जेईई मेंस का पेपर इस साल दिया या जेईई एडवांस का पेपर इस साल दिया। ऑल्दो एडवांस के पेपर तो आप जानते ही हो मुश्किल से 10% बच्चे लिख पाते हैं, 90% बच्चों को तो जेईई एडवांस टाटा बाय बाय कर देता है कि नहीं हम आपको अपने पेपर लिखने के लायक नहीं समझते। सच्चाई है, क्या कर सकते हैं। तो मेन बात यह कि क्या वो वजह थी कि आपको लगता था 11th और 12th क्लास में कि आप सिलेक्शन निकाल दोगे और जब पेपर देने गए तो पता चला कि इतनी खराब रैंक, भाई साहब इतनी खराब रैंक की बताते हुए भी शर्म आती है कि मेरी रैंक आ रही है 3.5 लाख, मेरी रैंक आ रही है 4.5 लाख, या मेरी रैंक आ रही है 1.25 लाख, या मेरी रैंक आ रही है 80,000। ये अच्छी रैंक तो नहीं कहलाई जाती, ये आप भी समझते हो। तो क्या वो वजह थी कि आपको ड्रॉप लेना पड़ा? जब तक आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिलीव मी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप में वही रिजल्ट आएगा जो 11th 12th क्लास में आया था। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस वीडियो को लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगा, बहुत शॉर्टकट में यहां पर डिस्कशन करूंगा। और जितना मैं बच्चों को जानता हूं, जितना मैं अपनी लाइव क्लास में बच्चों को जान पाया, जो जो मुझे दिखा कि भाई साहब ये अक्सर गलतियां होती हैं, बस मैं आज उन्हीं गलतियों के बारे में बहुत ही कम समय में मैं डिस्कशन करूंगा। उसके बारे में थोड़ा सा समाधान के बारे में बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्या क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी होंगी, हो सकता है किस भ्रम में आप रहे हो, वो सारी चीजें मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। आई होप शायद ये वीडियो आपको जो है, अगर वीडियो देखने जो भी बच्चे आप यहां पर देख रहे हैं उसमें एक बच्चे को भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल हुई तो मेरा काम हो गया भाई साहब, ठीक है। ये जो मैंने टाइम दिया वो वसूल हो गया। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि एक बार सुकून से बैठ के तू देख, सुकून से बैठ के देख क्या वजह थी सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब मैं बच्चों से मिला, जब बात मैं करता रहता हूं अप्रोक्सीमेटली, क्या वजह थी सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो
सबसे इस वक्त ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन चुका है, जो सिलेक्शन रोक देता है, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बच्चों का यह है कि उनका क्वेश्चन को सॉल्व ना करना, उनका क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखना। बिलीव मी, ये ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है कि एक ऐसा खेल बन चुका है जिस खेल में आपको लग रहा होता है कि आप जीत रहे हो, लेकिन कायदे में आप हार रहे होते हो, आपको पता ही नहीं होता कि आप हार रहे हो। मास्टर ने भाई साहब 50 सवाल लाके दिखा दिए, यहां पर पीपीटी पे क्वेश्चन पे लाके दिखा दिए। मास्टर सवाल कर रहा है, तुम हाथ पे हाथ बैठ के देख रहे हो, बोले हाँ भैया बहुत अच्छे, अरे फॉर्मूले में तो वैल्यू पुट करनी है, हाँ ठीक है ये तो करना है, तो मैं भी सोच रहा था। इसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मास्टर कैसे कैसे सिंपल सिंपल सवाल करा रहा है यार, ये तो आता है यार, ये तो ऐसे करना ही तो हो जाएगा। ये वाला सवाल मैंने देखा था कल, हाँ वो फोटो वो देखा था ना, शीट में था, इसका आंसर 1/3 था, ये वही तो है, क्यों करा रहे हैं सर? समझ नहीं रहे हो बात को आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने केवल क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखा है, और जब खुद सॉल्व करने की बारी आई तो पता चला है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सवाल गलत पढ़ लिया, सवाल को समझने में अच्छा खासा समय लग गया, यूनिटी में गड़बड़ी कर दी, फॉर्मूला ही भूल गए, बेसिक कंसेप्ट उस पर जब सवाल क्लास में कराया था तब तो याद था, जब मेन एग्जामिनेशन में गए तो भूल गए। तो इन बहुत सारी चीजों होकर गुजरना पड़ा, फिर समझ में आया कि भाई साहब अरे यार ये क्या हो रहा है, सवाल बन क्यों नहीं रहे एग्जाम में मुझसे, ये सवाल गलत कैसे हो जा रहे हैं, इतना सिंपल सवाल यार, ये सवाल मुझसे गलत हो गया यार, क्या वजह थी इसके पीछे? इसकी वजह पीछे की बेटा जो मुझे नजर आती है वो यही है, जो मुझे नजर आती है कि आपने मेहनत तो की है, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूं, मेहनत नहीं की, आपने मेहनत तो की है, लेकिन आपकी वो मेहनत पर देखने की मेहनत थी, आपने बस देखा है, आपने सारे लेक्चर, मैं आपकी मेहनत को डिनाई नहीं कर रहा हूं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लेक्चर स्क्रीनशॉट लैपटॉप पे बैठ के देखना, स्क्रीन पे बैठ के देखना, ये भी मेहनत ही है, लेकिन आपने बैठ के देखा है, तमाशा देखा है, तो रिजल्ट भी तमाशा वाला ही आया है। एक ऑफलाइन क्लास में बैठने वाला बच्चा खुद अपने नोट्स बनाता है, खुद क्वेश्चन के साथ फाइट करता है, खुद जो है सवालों के साथ फाइट करता है, घर पे जाके टेबल चेयर पे खुद अकेला बैठता है, सवालों के साथ फाइट करता है, क्वेश्चन ट्राई करता है, फॉर्मूला जो भी मिला वैल्यू पुट किया, टिल द लास्ट फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करता है। जब तक फाइनल आंसर नहीं आता तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, और ऐसे बच्चे आगे सिलेक्ट होते हैं। आप लोग क्या सोचते हो? काफी बच्चे, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, सवाल देखा, इसका आंसर गूगल देखा, आंसर निकाला, बी ऑप्शन सॉल्यूशन देखा, ये करना था, ये करना था, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया, खट आगे बढ़ गए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वही सवाल जब एग्जाम में आता है तो आपको सवाल पढ़ना पड़ता है, आपको सवाल की लैंग्वेज को समझना पड़ता है, आपको डायग्राम को समझना पड़ता है, आपको कंसेप्ट को समझना पड़ता है, फिर आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे पहुंचोगे, फिर आप उसमें वैल्यू पुट करोगे, और वैल्यू पुट करने में कभी कभी हमको बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के साथ सामना करना पड़ता है, और फिर उन कैलकुलेशन को सब हम सॉल्व करते हैं, फिर फाइनल आंसर आता है, फिर हम लोग टिक करते हैं। आ रही बात समझ में? जो मुझे दिखा सबसे पहली दिक्कत तो ये थी। इसी चीज को आप ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो कि काफी बच्चों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, आता है हमको ये खत्म कहानी, जब करने की बारी आई तो नहीं हुआ। अरे भाई होना होता तो आप आईआईटी में होते ना, सीधी सी बात है, यहां तो नहीं होते, सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही? मैं क्या कह, मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको बार बार पिन कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको आपकी गलतियों को पिन करना चाह रहा हूं कि भाई साहब ये गलतियां जो मैंने सीखा है बच्चों से कि भाई ये गलतियां अक्सर आज के टाइम पे बच्चे कर रहे हैं, बच्चों ने भाई साहब आंसर तक रट लिए। भाई साहब समझ रहा मेरी बात? जेईई एडवांस के पेपर को उन्होंने दरोगा का पेपर बना दिया, जैसे हिस्ट्री का पेपर होता, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, रट के बैठ गए हो, पेपर आएगा तो वही आएगा, वो उसी टाइम पे युद्ध होगा। ऐसा थोड़ा ना युद्ध बदल जाएगा कि अब डाटा चेंज हो गया तो पानीपत का युद्ध अब सन 1100 में होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, जो होना था वो हो गया, तो वहां डेटा फिक्स है। तो यहां पर भी शायद मैंने ऐसा देखा, काफी बच्चों ने जेईई एडवांस को भी ऐसा ही पेपर समझ लिया है कि भाई साहब बस डायग्राम इसका आंसर 1/5, ये डायग्राम इसका आंसर √2, ये क्वेश्चन इसका आंसर। ऐसे नहीं होता, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत कीमती है, इस तरीके से पढ़ने में बर्बाद ना करें भैया। जो जिस एग्जामिनेशन की डिमांड है उसको उस एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़े। जैसे कि जेईई मेंस की क्या डिमांड है? जेईई मेंस की डिमांड ये है, आजकल का जैसा पेपर आ रहा है, आई होप इस साल का पेपर थोड़ा टफ आए, लेकिन फिर भी पिछले 5 साल का पेपर अगर अपन देखें, जेईई मेंस की क्या डिमांड है? जेईई मेंस की डिमांड ये है कि 1 घंटे में 25 सवाल करने, सारे सवाल हम आपको फॉर्मूला भेज देंगे, और उसमें वैसे मुश्किल नहीं बनाएंगे, एक आध सवाल मुश्किल बना सकते हैं, 2 सवाल एट मैक्स मुश्किल बना दिया, 25 में से 23 सवाल आपको आसान दिखेंगे, और वो सारे सवाल फॉर्मूला बेस होंगे। इसलिए अगर मुझे मुश्किल बनाना होगा सवाल को तो कैलकुलेशन मुश्किल कर देंगे, सिली मिस्टेक्स मुश्किल कर देंगे, सिली मिस्टेक्स कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जेईई मेंस का पैटर्न हो गया है। तो आप इस हिसाब से खेल लो, 1 घंटे 25 सवाल करना है, इसके बाद अप्रोक्सीमेटली एक सवाल के लिए आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आपको सवाल भी पढ़ना है, कैलकुलेशन भी करना है, लैंग्वेज भी क्रैक करनी है, और सही कैलकुलेशन करके वैल्यू टिक भी करनी है। इसका मतलब यहां पे क्या चाहिए? एक्यूरेसी, स्पीड,
खतरनाक स्पीड आपकी होनी चाहिए कि सवाल जैसे जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं आपके दिमाग में वैसी चीजें चलती चली आ रही है, पेन भी आपके हाथों से ऐसे चलता जा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स वहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, फॉर्मूला इन्वॉल्व हो रहे हैं, फटाक से लिखते भी चले आ रहे हैं, वैल्यू पुट कर रही है। ये स्पीड आपकी होनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनेशन में कि भाई साहब ये सवाल तो मैं 10 बार करके आया हूं, ये नहीं लगना चाहिए कि ये सवाल मैं 10 बार देख के आया हूं। क्योंकि जब फिर आपकी सवाल करने की बारी आएगी, वो बच्चा जल्दी कर लेगा सवाल जिसने सवाल को सॉल्व किया। ये जेईई मेंस की डिमांड है, जिसमें आपको चाहिए स्पीड, एक्यूरेसी, कैलकुलेशन। जेईई मेंस के सवाल ज्यादा लैंग्वेज डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं, आप भी जानते हो। जेईई एडवांस क्या चाहता है? जेईई एडवांस चाहता है कि आप सारे चैप्टर की डिटेल नॉलेज रखो, मिक्सिंग के लिए तैयार रहो, कि सवाल में मैग्नेटिज्म का करा रहा हूं लेकिन उसमें कहीं भी रोटेशन का सवाल ऐड हो सकता है या मैकेनिक्स का सवाल ऐड हो सकता है। सवाल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कर रहे हैं लेकिन वहां पर कहीं पर भी सवाल में मैग्नेटिज्म के सवालों को मर्ज करके कुछ भी सवाल मिक्स करके इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के कुछ भी सवाल मुश्किल बनाए जा सकते हैं। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मिक्सिंग के साथ इसके लिए क्या चाहिए? सुकून से डिटेल में चीजें पढ़ना, और डिटेल में चीज जो सर पढ़ा रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। कि आप कंसेप्ट फिजिक्स ने देख, मैं तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में मानता हूं कि काफी सारी चीजें याद करनी पड़ती है, लेकिन फिजिक्स में याद करने की चीजें बहुत ही कम है। मुश्किल से कुछ ही चैप्टर आपको ऐसे दिखेंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, जहां कुछ फॉर्मूले आएंगे लेकिन उतने ज्यादा भी नहीं आते वो। उसका अलावा पूरा लॉजिकल है, पूरी फिजिक्स, उसका अलावा कुछ रटना पटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपकी। इसीलिए खूब प्रैक्टिस करो, सवालों की खूब प्रैक्टिस करो। पहला पॉइंट यही मैं बोलूंगा आपको, ठीक। अब क्योंकि आप में जो है दो तरह के बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉपर में जिनकी परसेंटाइल 80 से कम आई होगी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी परसेंट 80 से ज्यादा आई होगी। जिनकी परसेंटाइल 80 से कम आई है उनको मैं ये बात बोलूंगा, बेटा अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो, मैं आपके ऊपर बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ और जेईई मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करो। और जेईई मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करने के लिए जितने जेईई मेंस के सवाल आए हुए हैं पिछले 5 साल के, उसको 2 से 3 बार आप सॉल्व करो। जनवरी में तू एक बार 98-99% लेके आ, उसके बाद तेरे पास भरपूर 5 महीने का टाइम होगा, फोड़ एडवांस। और फोड़ने वालों ने फोड़ा है हमारे प्रयास 2.0 में पिछले से पिछले साल, वो तो स्टार्ट ही सितंबर में हुआ था। उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो आईआईटी बॉम्बे तक पहुंच गए थे, जो एनआईटी तक पहुंच गए थे, जबकि उनकी प्रिपरेशन ही स्टार्ट हुई थी सितंबर में। यस, बिल्कुल। और वो आईआईटी तक पहुंचे थे, कुछ एनआईटी तक पहुंचे थे, अच्छे एनआईटी तक भी पहुंचे थे। समझ रही बात? तो उन्होंने बस ये सही तरीके से मेहनत करी थी, बढ़िया तरीके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आईआईटी में 50 से 60% क्वेश्चन आसान और एवरेज पूछे जाते हैं, वो कैसे कैच करना है ये आपको सीखना है। और जेईई मेंस में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट होती है, ये आपको कैसे जो है इंप्रूव करना है ये आपको सीखना है। और इसका एक ही तरीका है जेईई मेंस का, सॉल्व एज मच क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा सवाल सॉल्व करो। और जेईई एडवांस के लिए जो सर आपको पढ़ा रहे हो उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। जो सर आपको होमवर्क दे रहे हैं वो होमवर्क आप जो है रेगुलर बेसिस पे करते जाओ। फिर भी 2-4 बातें और हैं बेटा, मैं वैसे लिख के लेके आया हूं थोड़ा सा। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस, प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा बेटा, ठीक है। अपनी कमियों को एक्सेप्ट, बिल्कुल काफी बच्चे नहीं करते हैं, उनको मानते ही नहीं है कि उनके अंदर कमी है, तो भाई साहब ठीक है, आपका रिजल्ट फिर से वही आएगा, नहीं मानोगे तो। तीसरा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है मेरे भाई। बस तेरी अभी लाइफ के 5 महीने हैं, बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट महीने हैं। 5 महीना पूरी जान लगा दे, अपनी तरीके से पूरा बेस्ट कर। ये 5 महीना अगर तू पूरा बेस्ट करेगा, तो अगर तू मेहनत नहीं करेगा फिर खराब रिजल्ट आता है तो बहुत दुख होता है कि काश पढ़ लेता, ठीक है। लेकिन मेहनत करोगे और थोड़ा रिजल्ट ऊपर नीचे भी आता है तो उतना दुख नहीं होता है कि क्योंकि मैंने अपना बेस्ट किया था। तो 5 महीने हैं, यहां पे कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो। उसके बाद जो मैंने देखा है, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, नो रिवीजन, बच्चा रिवीजन नहीं करता है। इन चीजों के साथ प्लीज आप रिवीजन करते रहें। इसके लिए आप क्लास नोट्स 7x7 आप बनाते रहें। ऑनलाइन क्लास में कुछ बच्चे क्लास नोट से नहीं बनाते हैं, पीडीएफ सेव करके रख लेते, भाई उससे नहीं चल पाएगा काम। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसी से रफ कॉपी पे जो है आपको जो है खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी, वो कहते हैं ना, चाकू की धार को तेज कर पाओगे। दूसरा, काफी बच्चे कंपैरिजन में लग जाते हैं, ये वाले सर अच्छे हैं, वाले सर अच्छे हैं, वाले सर अच्छे, मतलब 4-5 महीने तक उनका कंपैरिजन ही चलता रहता है। सर पे कोई फर्क नहीं पड़ना मेरे भाई। जिस दिन ये बात तो समझ गया ना कि सर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, सर आज भी पढ़ा रहे थे, सर अगले साल भी पढ़ाएंगे, और सर पिछले साल भी पढ़ा रहे थे, तू अपना देख, तू अपना देख, जिनसे तुझे समझ में आ रहा है भैया वहां जा और फिर उन्हीं सर से पढ़, फिर टीचर चेंज मत कर, फिर टीचर चेंज मत कर। ये बीच बीच इधर से उधर नहीं, इससे तू अपना नुकसान कर लेगा। उसके बाद सब ज्यादा देगा, मोर यूज ऑफ सोशल मीडिया नहीं। कुछ बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वो पता ना क्या क्या चलता रहता है, स्नैपचैट, भैया इनसे मैं, बिलीव मी, तेरा रोज का मैक्सिमम 5 से 10 मिनट जाना चाहिए तेरा सोशल मीडिया में, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट। और अगर ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, कर दे अनइंस्टॉल, यूट्यूब मत कर दिए, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे कभी कभी कुछ काम की वीडियो भी आ जाती है।
ठीक, जो तुझे लगता है कि ये चैनल इंपॉर्टेंट है हमारे, इस पे काम काम की कुछ चीजें आ जाती है, बट ठीक है, उनको एक बार इंस्टॉल कर ले, ठीक, और बाकी सब हटा एकदम। ये सोच ले कि भाई साहब जिस दिन मुझे यूज करना होगा, ठीक है, 5 मिनट यूज करूंगा, 5 मिनट के बाद बंद। ऑल दो मैं ऐसा बोलूं कि बिल्कुल ही यूज मत करना, ये आज के लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम सब लोग जानते हैं, हम एक दूसरे से सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड है। तू मेरी बात इसलिए सुन पा रहा है क्योंकि तू यूट्यूब यूज कर रहा है, ठीक है, तो मैं यही बोल दूं कि यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दे, ठीक है, तो कल को क्या पता कोई एक अच्छी वीडियो और तेरे काम की आए, ठीक, क्या जैसे कि हमारी जेई वाला चैनल पर खूब सारी वीडियोस या बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हम कुछ कुछ चैप्टर्स रिवीजन कराने के लिए हम देते रहते हैं, तो वो कैसे मिलेंगे? तो इसका मतलब बहुत स्मार्टली यूज करना है इस चीज का। स्मार्टली यूज कर मतलब जो तेरे काम की चीजें हैं उस पर अपना समय लगाओ, वहां से काम की चीजें निकालो और चुपचाप निकल जाओ। बेस्ट। और हमारी बात नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व होते देना, जो कि मैंने आपको बोला ही है। प्लीज आप इस चीज को संभालो, क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखना, क्वेश्चन रट लेना। भाई साहब ये एक ऐसा भ्रम में तू आ जाएगा, तेरे को लगेगा कि तुझसे सवाल हो रहे हैं, लेकिन सवाल तेरा मास्टर कर रहा है। मैं बार बार इसी बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मैंने पिछले 1 साल में जो बच्चों को देखा है वो ये देखा है। समझ में आ रही बात? ये बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देख रहा है, सॉल्व होते हुए खुद तो सॉल्व कर ही नहीं रहा है, ठीक है सर जी। उसके बाद अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंटली स्टडी। बेटा पढ़ने वाला बच्चा कभी बकैती नहीं करता है, ये हमेशा तुम देख लेना। पढ़ने वाला बच्चा साइलेंट ही पढ़ता है, टीचर पढ़ा रहा होता है, उसका सारा ध्यान टीचर की बात सुनने में होता है, नोट्स बनाने में होता है। उसका इधर जाके कमेंट करना, इधर जाके गंद फैलाना या फिर जो है स्पैमिंग करना, इस पे उसका ध्यान होता ही नहीं है। उसका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होता है। आप इस बात को समझो, टीचर का रोल मात्र 20 से 30% है, मात्र। बाकी 70 to 80% तेरी खुद की मेहनत है जो तुझे एडवांस तक लेके जाएगी। बिलीव मी, किसी एडवांस वाले बच्चे से पूछना, उससे पूछना कितनी मेहनत किया होता है वो। टीचर तो 2 ही घंटे क्लास लेता है, 3 क्लास होगी तो 6 घंटे क्लास ले, लेकिन बाकी 18 घंटे तू क्या करता है घर पे, वो चीज डिसाइड करती है कि तेरा सिलेक्शन किस रेंज में जाके होना है। तो ये चीज मान लो, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं टीचर पे ही सब कुछ डाल दिया, बोला 100% टीचर ही करा के दे। भाई टीचर का रोल इतना सा है, तेरी मेहनत है सारी। तू खूब मेहनत करेगा तो एडवांस तक है, तू मेहनत नहीं करेगा, बकैती करेगा, गंद फैलाएगा, इधर उधर जाएगा, तो भाई ठीक है, अगले साल तुझे पता चल जाएगा तू क्या है। ठीक, साइलेंट ही मेहनत करो, साइलेंट ही, अपना समय बचाओ। दूसरा अगला, फॉलो ए टीचर ब्लाइंडली। बिल्कुल सही बात है, जो भी आपके सर पढ़ा रहे हैं भैया, आई होप इतने वेल एक्सपीरियंस होंगे सारे के सारे कि उन्होंने ऑलरेडी खूब सारे सिलेक्शन निकाले होंगे। ऑब्वियसली तभी आप उनसे पढ़ रहे हो, तो भैया उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई दूसरे सर हो, ब्लाइंडली फॉलो करो। ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब है जिस दिन जो सर होमवर्क दें, ऑफलाइन क्लास में अक्सर ही ज्यादा होता है कि रोज का रोज पता रहता है कि मास्टर ने तो ये 20 सवाल दे दिए, ऑफलाइन क्लास में खासकर 20 सवाल दे दिए मास्टर ने, अगले दिन 20 सवाल मास्टर डिस्कस करेंगे, तो वो करके आओ 20 सवाल, बने ना बने अलग बात है, आपको करके आना है, हर हाल में आपको करके आना है। 20 में से तुझसे 12 बने, बहुत अच्छी बात है, और 8 सवाल नहीं हुए तो भैया हाथ खड़ा करके डाउट पूछ ले, और क्लास में नहीं पता नहीं क्लियर हो पा रहा तो बाहर पूछ ले। यही तरीका होगा जो तुझे कहीं ना कहीं तुझसे मेहनत करवाएगा। उसके बाद भाई साहब सॉल्व जेईई मेंस, जो मैंने बोल चुका हूं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के प्रीवाईक्यूज आपको सॉल्व करनी है 2 से 3 बार। और दूसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, डोंट गिव अप। अक्सर बच्चे गिव अप कर देते हैं, बीच में गिव अप कर देते हैं, और फिर जब जेईई मेंस का फॉर्म भरा जाता है फिर 2 महीना पहले वो जागते हैं। तो मैं बोलूंगा नहीं, गिव अप नहीं करना है भाई साहब, टिके रहना है। कभी कभी ऐसा जरूर होगा कि हम ऐसे आर्टिकल पढ़ रहे होंगे जो कि बहुत ही मुश्किल होंगे, लेकिन उससे सवाल बहुत आसान आ जाते हैं। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर रोटेशन है, रोटेशन के तौर पे मैंने एक रॉड को रख दिया है, 4m मास की रॉड है, लेंथ L है, और यहां से रॉड पार्टिकल को भेज दिया। मैंने बोल दिया भैया बता दो E की वैल्यू हाफ है, तो बता दो इसमें 50 तरह की चीजें पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। अब मास से डिस्कस कर रहा है, डिटेल में डिस्कस कर, हर एक चीज बता रहे हैं, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, लेकिन किसी के समझ नहीं भी आ रहा है तो आप टिके रहो, आप गिव अप मत करो। कम समझ में आ रहा है, ठीक है, टिके रहो। अगर आप ये भी सीख गए कि सीआरडी में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है IC ओमेगा प्लस R क्रॉस MBC, अगर ये भी लगाना आप सीख जा रहे हो किसी एक बड़े टफ सवाल से, ये भी लगाना आप सीख जा रहे हो, तो बिलीव मी जेईई मेंस तो तेरा इसमें ही निकल जाएगा, क्योंकि जेईई मेंस कभी इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हमारी बात, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपके सर आपको टफ सवाल करा रहे होंगे, तो टफ सवाल करा रहे होंगे तो नहीं मैं तो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं तो सेकंड ड्रॉपर हूं, मैं इसको नहीं करता हूं, ऐसा नहीं सोचना। आपको उस सवाल में इन्वॉल्व रहना है। बिलीव मी, वो टफ सवाल जो होगा, आप जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको सिखा के जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे जेईई मेंस के सवालों को मर्ज करके तो एडवांस का बड़ा सवाल बनता है। समझ मारिए, ये चीज भी मैंने देखा, कोई बच्चा सेकंड ड्रॉपर है, वो कहेगा नहीं मैं एडवांस के सवाल नहीं करूंगा, मास्टर कराएगा तो नहीं करूंगा, भी नहीं कर। भाई क्यों नहीं करेगा भाई, कर भाई। पहली बात ये ब्लाइंडली फॉलो करना टीचर को, आप करो सॉल्व क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, वो अलग बात है कि ठीक है घर पे जाके आप जेईई मेंस ओरिएंटेड होके अपना होमवर्क ट्राई करो, लेकिन क्लास में तो क्लास के हिसाब से ही चलो, अपना दिमाग मत लगाओ। और हां, जो बच्चे एडवांस के लिए पढ़ रहे, पेलो भाई साहब, खूब करो सवाल, खूब सॉल्व करो,
मेंस के एडवांस के सारे जो भी मास्टर होमवर्क देता है, मॉड्यूल के सवाल, और स्पेशली एचसीबी, यस मैं इस बात को जरूर बोलूंगा कि एचसी वर्मा जो बुक है उसको आप जरूर ट्राई करें, उससे आपकी बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगी, उससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो होती है वो इंप्रूव हो जाएगी, लैंग्वेज और अंग्रेजी की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओगे तो आप वो अंग्रेजी समझ जाओगे जो फिजिक्स में इस्तेमाल हो रही है बार 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 बार। अगर पूरी एचसीबी नहीं लगा पा रहे हो तो आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस लगा सकते हो। सेलेक्टेड क्वेश्चंस में आप ऐसे समझ लें कि इवन नंबर के क्वेश्चंस उठा लिए कि भैया मैं केवल दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां इस टाइप के क्वेश्चंस लगा लूंगा, रैंडम क्वेश्चन उठा ले, मगर लगाओ, आप ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करो। और हां, कुछ ऐसे चैप्टर्स भी आपके सामने आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस एज वेल एज एडवांस के लिए, उनसे सवाल आते ही आते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जैसे हीट वाले पोर्शन, ये आसान सवाल है, हीट वाला पोर्शन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट हो गया, इससे सवाल आना ही आना है, कहीं ना कहीं तो पूछेगा ही पूछेगा वो, ठीक। जैसे और भी चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेमीकंडक्टर हो गया, एक सवाल तो पक्का है वहां से आना ही आना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, एक सवाल वहां से पक्का आना ही आना है, गारंटी आना ही आना है। तो जब आप आपकी क्लास में चैप्टर चल रहे हो तो बढ़िया तरीके से कंप्लीट करें इनको किसी हाल में नहीं छोड़ना है। कभी हो सकता है किसी बच्चे को मैकेनिक्स नहीं समझ में आ रही हो, ठीक है, तो वो ठीक है, ओके, इट्स ओके, लेकिन मैकेनिक्स में कोई जरूरी नहीं है आप सारे सवाल कर पाओ, ठीक। लेकिन अगर कोई सवाल तेरा एडवांस में या मेंस में तेरा थर्मोडायनेमिक्स से आता है या फिर इस तरह के चैप्टर से आता है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया या फिर तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, तो वहां से सवाल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे चैप्टर को बिल्कुल ना छोड़े। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, वहां से सवाल बनता है, आता है, बनता है, आसान सवाल आते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है बस। तो इन सवालों पर अग्रेसिव होकर टूट पड़ना है। और ये सवाल आपके ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर जो भी मैंने आपको बताया, ये इंडिपेंडेंट है, बाकी चैप्टर्स पे उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं, तो इसलिए काम चल जाएगा तेरा। मैं मानता हूं रोटेशन उन बच्चों को ज्यादा अच्छे समझ में आता है जिनको सेंट थॉमस और पुरानी चीज अच्छे से क्लियर होती है, ठीक। तो बेटा इन बातों पे ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो है, मैं अगली बात एक फिर से ये बोलूंगा कि 200 क्वेश्चन सॉल्व होते हुए देखो, उससे ज्यादा बेटर है मेरे भाई कि 50 क्वेश्चन जो है आप खुद से लगाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो जितनी मुझे ऐसा दिखा बच्चों के अंदर जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों को बेटा ये मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया है। आगे से प्लीज सब बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इस चीज को लिखें कि यस सर, सवालों को हम खुद से सॉल्व करेंगे। जितना भी पीवाईक्यू है, मेंस के एडवांस को खुद से फाइट मारेंगे। टेबल पे तू, तेरा सवाल, तेरा पेन, तेरी रफ कॉपी होना चाहिए, बस खत्म कहानी। पढ़ो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, रीडिंग स्किल इंप्रूव करो, कैलकुलेशन इंप्रूव करो, ना कि कोई ऐसी वीडियो बैठ के देखो जिसमें मास्टर सवाल सॉल्व कर रहा हो, बैठ के बस देख रहे हो, हम भी कर लेंगे, हम ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये बेटा बहुत बड़ा, समझ रहा है ना, बहुत बड़ा ये गड्ढा है, गड्ढा, जिस गड्ढे में न जाने कितने बच्चे आके गिरते हुए मैंने देखा है। और फिर आखिरी में उनको लगता है, बोले यार सवाल तो आसान था लेकिन हुए नहीं, मार्क्स नहीं आए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक हो, वो इसी वजह से की प्रैक्टिस कम थी। क्लियर है? यस, अभी भी बहुत उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। आप बिल्कुल सिलेक्शन निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो, जेईई मेंस में भी निकाल सकते हो, जेईई एडवांस में भी निकाल सकते हो। पिछले साल ऐसे बच्चे बहुत थे जो 40%, 50%, 60% थे उनकी, और उसके बाद उन्होंने 98, 99 अपना रिजल्ट निकाल के दिखाया। ऐसे बच्चे बहुत सारे बच्चे थे। एक बच्चा तो 37 से 99 तक चला गया था, इस टाइम पे वो किसी आईआईटी में बढ़िया मजे मार रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे, ठीक है, किसी 2-2, 3-3, 4-4 जेईई मेंस में आई थी, उन्होंने खूब मेहनत की, सही तरीके से खूब मेहनत की, सवालों के साथ उन्होंने कलम घिसी है, खूब मेहनत करी है, और इस टाइम आईआईटी में बैठे हैं, टॉप के एनआईटी में बैठे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तो आप भी उनकी तरह बन सकते हो। सब नहीं बन सकते, लेकिन आप भी उनकी तरह बन सकते हो। बनो या ना बनो वो अलग बात है, कोशिश तो कर सकते हो ना। तो बस कोशिश कीजिए, सवालों के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस कीजिए कि हाँ सर, अब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।